हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो विवाद है वो इस बात पर नहीं है कि गोरखनाथ है मत्स्यनाथ है, उसके हिंदी इंग्लिश वर्जन में भी प्रॉब्लम है। तो इसमें कॉमन नंबर मिलने की ज़्यादा संभावना है। पहले हम एक बार कोर्ट के ऑर्डर में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको एक बार रिवाइज़ करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, मुझे उम्मीद है आप तक पूरी बात ज़रूर पहुँचेगी। आप देखिए, केस नंबर पिटिशनर है ऋषभ मिश्रा और ये केस का नंबर है 8056 और यहाँ पर ऋषभ मिश्रा पिटिशनर, रेस्पोंडेंट्स और भी बहुत सारे लोग हैं। और चलते हैं आगे। रेस्पोंडेंट्स हैं यहाँ पे बेसिक शिक्षा परिषद आपकी, जिसे हम पीएनपी भी बोलते हैं। अब केस इससे संबंध पिटिशनर और भी थे, अमित कुमार जी भी हैं, राजेश कुमार जी भी हैं, ऐसे बहुत सारे पिटिशनर हैं जिन्होंने इन सवालों के ऊपर आपत्ति उठाई थी। और कहीं ना कहीं आपत्ति जायज़ भी है क्योंकि ये प्रश्न सिरे से ही गलत हैं। देख लीजिए आप, कितने सारे पिटिशनर हैं, कितने सारे इसके ऊपर केस लगे हुए हैं, जबकि जज ने सबको एक जगह इकट्ठा करके जब फैसला सुनाया है। तो ऑनरेबल आलोक माथुर जी, द बंच ऑफ रिट पिटिशनर्स हैव बीन हियर टुगेदर हैव raised common challenge to the result of assistant teacher recruitment examination 2019 dated इतने declared by examination regulatory authority Uttar Pradesh. The said examination has been enrolled the GAMT and the litigation the examination। तो यहाँ पर इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर केवल ये कहा गया है कि असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो हुआ था 2019 में, उसको लेकर कॉमन चैलेंज हुआ है, रेज कॉमन चैलेंज उठा है इस भर्ती को लेकर, जिसके ऊपर ये विवाद है। चलिए महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं आगे। देखिए यहाँ पर एक पुराने फैसले का भी यहाँ पर वो किया गया है। द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश अकॉर्डिंग द परमिशन ऑफ फिलिंग 68,500 पोस्ट असिस्टेंट टीचर जूनियर बेसिक स्कूल रन बाय द बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन इन स्टेट यूपी एंड कंडक्टेड, इन्होंने ही किया था अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस। ये बाद में नियम को बदला गया और उसकी डेट भी दे रखी है। मतलब पूरा खाका इसमें खींचा जाता है जजमेंट में, और हर चीज़ों को यहाँ पे बताया गया कि 60-65 पर 1981 जो रूल है उसके तहत 60-65 पर यहाँ पर फैसले को जनरल कैटेगरी के लिए 65 और रिज़र्व कैटेगरी के लिए 60 सुनाया गया। अब आगे भर्ती प्रक्रिया में जो भी चीज़ें चली थी उनको यहाँ दोबारा रिवाइज़ करने से, आप सब जानते हैं, उनको रिवाइज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं मूल बिंदु पर आ जाता हूँ, जो मूल बिंदु यहाँ पर आपके सामने रखना है। तो ये मूल बिंदु आपका, क्योंकि बहुत 34 पन्नों का ये ऑर्डर है, 34 पेजेस का ये है। देखिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने, ये क्योंकि जज साहब ने सभी बातों को यहाँ पर साथ लेकर चले हैं और हर चीज़ को क्लियर किया है। देखिए पहला क्वेश्चन ये था, यह शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिसमें वे उपलब्ध साधनों का उपयोग करने अपने प्रशिक्षण में सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। यह परिभाषा दी गई है। तो ये परिभाषा इन चारों में से किसी की नहीं है, लेकिन जो उत्तर माना गया है वो सी माना गया है। उसके पीछे भी कारण है कि सी क्यों माना गया है, क्योंकि ये जो नाम है, ये नाम कहीं ना कहीं असली राइटर से मिलता जुलता है जिनकी ये परिभाषा है, लेकिन नाम में बहुत अंतर है। आप देखिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में वेलफेयर ग्राहा, है ना, और हिंदी में लिखा हुआ है वेलफेयर ग्राह, जबकि जो एक्चुअल नेम है राइटर का, वो राइटर का जो नेम है वो है ग्राहम बेलफोर, GRAHAM, ग्राहम बेलफोर। और यहाँ पर जो आपको नाम दिया गया है वो ग्राहम का तो ग्राह कर दिया, वो भी पीछे, और वेलफोर का वेलफेयर कर दिया, वो भी आगे। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति का पूरा नाम चेंज गया है। अब आप लगाइए कि किसी का नाम ग्राहम है, GRAHAM, ग्राहम
बेलफोर, BELFOUR, ग्राहम बेलफोर, और आप उसका नाम लिख रहे हैं वेलफेयर ग्राहा, तो ये पूरा ही क्वेश्चन गलत हो गया यहाँ पर। तो सवाल ये नहीं है कि ये इसका उत्तर सी सही है या गलत है, सवाल ये है कि ऑप्शन ही गलत है, और जब ऑप्शन ही गलत हैं सारे, तो इस प्रश्न पर आपको 1 नंबर कॉमन मिलने की प्रबल संभावना है। और नीचे लिखा भी हुआ है, द आंसर की इशूड बाय द रेस्पोंडेंट्स हैज़ गिवन द करेक्ट आंसर 3, वेलफेयर ग्राहा, द ऑब्जेक्शन वर रेफर्ड टू ए स्पेशलिस्ट एज सबमिटेड बाय द स्टेट एंड द फाइनल आंसर इज 3, मेंशन द करेक्ट आंसर, इट हैज़ बीन सबमिटेड दैट द नेम। उन्होंने कहा है कि जो रेस्पोंडेंट्स ने कहा है कि आंसर 3 है वेलफेयर ग्राहा, और स्टेट गवर्नमेंट भी कह रही है कि 3 है ग्राहा, लेकिन प्रॉब्लम इस बात पर है, इट हैज़ बीन सबमिटेड दैट द नेम ऑफ एजुकेशनलिस्ट हु हैव द सेड डेफिनेशन द ग्राहम वेलफेयर, while the option to the said question name Graham Balfour is missing and the respondents have declared Balfour Graha to be the correct answer। तो उन्होंने कहा है कि जो ग्राहम बेलफोर है वो सही उत्तर है, और वेलफेयर ग्राहा को करेक्ट उत्तर बताया, जो कि उत्तर में अंतर है बहुत बड़ा, क्योंकि ये बच्चा ये भी सोच सकता है ऑप्शन लगाते समय कि ये नाम वो तो नहीं है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है ये परिभाषा इसकी ना हो, तो बच्चा अपनी बात से भटक गया क्योंकि उसको सही विकल्प वहाँ पर नहीं मिला। तो इस बात में पूरी प्रबल संभावना है कि इस क्वेश्चन पे आपको कॉमन नंबर दिया जाए। अब जिनका ये पहले से ही सही था, जिन्होंने अपना नंबर जोड़ रखा है इस क्वेश्चन के ऊपर, उनको तो इन प्रश्नों के नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन जिनके ये गलत थे वो एक कॉमन नंबर मिलने से कहीं ना कहीं लिस्ट में आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगले विवाद के ऊपर चलते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला जो क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय, अब ये मैं आपको स्टे ऑर्डर पढ़ा रहा हूँ जिनके ऊपर दिक्कत हुई है, जिन जो आधिकारिक तौर पर लिखे हुए हैं स्टे ऑर्डर के अंदर। नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? Who was the originator of the cult name the नाथ पंथ? अब यहाँ पर प्रवर्तक लिखा हुआ है, प्रवर्तक तो लिखा हुआ है हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है ओरिजिनेटर। दोनों बातों में यहाँ पर अंतर हो जाता है। कारण क्या है? प्रवर्तक वो होते हैं जो उसके अंदर परिवर्तन लेकर आते हैं, जो उस चीज़ को चेंज करते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा किसी के द्वारा मॉडिफाइड किया गया हो। और ओरिजिनेटर इंग्लिश में वो होते हैं जिन्होंने उस चीज़ को पैदा किया है। तो इंग्लिश वाले विकल्प के अनुसार इसका नाम मत्स्यनाथ सही है, और हिंदी वाले के हिसाब से इसका नाम गोरखनाथ सही है, क्योंकि प्रवर्तक तो गोरखनाथ ही थे। इसी बात को जज साहब ने नीचे लिखा है, अकॉर्डिंग टू द आंसर की द करेक्ट आंसर वाज अल्टरनेटिव फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर अल्टरनेटिव्स 2। जो पिटिशनर हैं ऋषभ मिश्रा, उनके हिसाब से विकल्प 2 सही है और आंसर की में करेक्ट आंसर 1 दिया हुआ है। अब देख लिए इसके बारे में क्या बात लिखा हुआ है। द काउंसिल ऑफ द पिटिशनर हैव सबमिटेड दैट वेरियस ऑथर्स हैव गिवन द डिफरेंट आंसर। पिटिशनर ने जो अपना यहाँ पर विकल्प जमा करे हैं, वेरियस ऑथर्स अलग अलग लेखकों द्वारा अलग अलग उत्तर दिए गए हैं। इन सम अल्टरनेटिव टेक्स्ट मत्स्यनाथ, कुछों में मत्स्यनाथ लिखा हुआ है, एंड हैज़ बीन शो बी द ओरिजिनेटर ऑफ नाथ कल्ट, नाथ संप्रदाय के जो है मत्स्यनाथ, वाइल इन सम गोरखनाथ हैज़ बीन शोन द ओरिजिनेटर, और जबकि कुछ किताबों में गोरखनाथ को ओरिजिनेटर बताया गया है। इन सपोर्ट ऑफ द contention they have been enclosed the extract of a book written by the Dr. Bachcha Singh where the chapter related of Nath Panth indicated the Gorakhnath was the प्रवर्तक of the Nath cult। तो डॉक्टर बच्चा सिंह हैं और इनके द्वारा JNU में लेक्चरर हैं, इनके द्वारा किताब लिखी गई थी। इसमें गोरखनाथ जो प्रवर्तक जो कहे गए हैं वो गोरखनाथ है, और ये सही बात है क्योंकि ओरिजिनेटर थे जो इसमें नाथ मत्स्येंद्र नाथ नाम दिया गया है, ये ओरिजिनेटर थे ना कि प्रवर्तक। तो हिंदी इंग्लिश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है इस क्वेश्चन में। नीचे लिखा भी हुआ है कि मत्स्यनाथ एंड गोरखनाथ हैव बीन इंडिकेटेड टू द प्रवर्तक ऑफ नाथ, दोनों ने ही उसको प्रवर्तक कराया, दोनों ही उसमें चेंज किया है। आगे लिखा हुआ है, एक कॉपी ऑफ बुक पब्लिश्ड बाय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद
क्लास 6 की एक किताब है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की, जिसमें लिखा हुआ है हैज़ ऑल्सो बीन एनक्लोज वेयर इन द चैप्टर पार्टेनिंग ऑफ गुरु गोरखनाथ इट हैज़ बीन मैंशन दैट गोरखनाथ वाज ए डिसिपल ऑफ मत्स्यनाथ। मत्स्यनाथ के चेले थे गोरखनाथ। एंड ही इज़ बिलीव टू बी द अभिकारता ऑफ नाथ पंथ। तो और उन्हें भी अभिकर्ता कहा जाता है नाथ पंथ का, गोरखनाथ को। तो छठी क्लास में पढ़ाया गया सवाल टीचर बनने तक चेंज हो गया है। जैसे जैसे आप टीचर बने वो छठी क्लास के सवाल को चेंज कर दिया गया है। अब आगे देखिए, इट हैज़ फर्दर बीन सबमिटेड दैट देयर इज़ क्लियरली डिस्क्रेपेंसी एंड द एम्बिग्यूटी बॉर्डिंग कन्फ्लिक्ट द हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन। हिंदी और इंग्लिश वर्जन में साफ साफ यहाँ पर अंतर देखने के लिए मिल रहा है, जो हम आपको बता रहे थे। द सैड क्वेश्चन इंग्लिश वर्जन वाज ओरिजिनेटर एंड बीन वाइल द हिंदी वर्जन प्रवर्तक। तो इंग्लिश के हिसाब से तो मत्स्यनाथ सही है और हिंदी के हिसाब से गोरखनाथ सही है। तो क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है। इंग्लिश में हालांकि न्यायालय में इंग्लिश वाला चलता है, हिंदी वाला मान्य नहीं है, लेकिन हिंदी वाला बच्चा ये कह सकता है कि मेरा जो उत्तर हिंदी में लिखा हुआ था मैंने उसका गोरखनाथ सही लगाया, वो भी अपनी जगह सही है। तो इसलिए यूजीसी पैनल के पास एक क्वेश्चन भेजा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चनों के ऊपर। तो इसमें भी ये जो क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें नेक्स्ट जो आपको आंसर की देखने के लिए मिले वहाँ पर आंसर की में, क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन तो गलत ही था, उसमें राइटर ही सही नहीं थे। इस वाले क्वेश्चन में ये हो सकता है कि ऑप्शन में आपको ए या बी, जिसमें जो भी आपका उत्तर करेक्ट हो उस पर आपको उत्तर दिया जाए। हो सकता है इसमें श्रीनाथ और बासव के ऊपर कॉमन नंबर ना दिया जाए, क्योंकि दो ही ऑप्शन हैं और दोनों ऑप्शनों में आपका उत्तर है। तो आंसर की में देखने के लिए मिल सकता है कि ए या बी में से किसी ने भी कोई उत्तर लगाया है तो वो आपका उत्तर करेक्ट है। इसकी प्रबल संभावना है, ना कि कॉमन नंबर की। पिछले वाले क्वेश्चन पर कॉमन नंबर की संभावना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ये तो हम आपको अभी अभी बता चुके हैं। इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है, तो आत्मगौरव, गौरव, भूख या प्यास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशल मोटिव? सोशल मोटिव, सेल्फ प्राइड, लव, हंगर एंड थर्स्ट। अब इस क्वेश्चन के ऊपर विवाद ये है कि जो कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है, तो यहाँ पर आत्मगौरव को माना गया है, लेकिन पिटिशनर जो हैं वो लव बता रहे हैं, गौरव। लेकिन यहाँ पर भी सबसे बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये है, यहाँ तो लिखा हुआ है गौरव और यहाँ लिखा हुआ है लव। लव को हिंदी में प्रेम कहते हैं, ना कि गौरव। अब यहाँ हिंदी और इंग्लिश के वर्जन में दिक्कत हो गई, तो बच्चे ने इनसे भटक गया वो सवाल से। तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन में उत्तर है वो चेंज हो गया है। विकल्प में हिंदी इंग्लिश वर्जन में चेंज है। आप इसको आगे पढ़िएगा। यहाँ लिखा हुआ है इट हैज़ बीन सबमिटेड बाय द काउंसिल ऑफ पिटिशनर दैट द वर्ड मोटिवेशन इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव विच मीन्स ऑफ नीड, डिजायर, वांट, ड्राइव्स विद इन द इंडिविजुअल एज पर द डेफिनेशन ऑफ सोशल मोटिवेशन गिवन इन द NCERT book. It has been indicated that social motivation given in NCERT book, it has been indicated that social motivation is learned in the environment of society itself, the like efficient, love, satisfaction, knowledge, leadership and etc. तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप बात को समझिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है लव, इसका मतलब है सोशल मोटिवेशन में जो चीज़ें आती हैं, सामाजिक प्रेरणा में जो चीज़ें आती हैं, अगर आप किसी बच्चे को प्रेम से पढ़ाएंगे, सेटिस्फैक्शन, नॉलेज, लीडरशिप इन सब को देंगे तो भी उसके अंदर सामाजिक विकास होता है, सामाजिक प्रेरित होता है, सामाजिक प्रेरणा मिलती है उसको। हो सकता है कोई ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे को डरा के या दबा के या ऐसे ही पढ़ाया जाए, प्रेम के साथ भी पढ़ाना सोशल मोटिवेशन में आता है, ये कहना है। और ये बात NCERT की बुक में लिखी हुई है, जिसके ऊपर विवाद है। लेकिन सरकार पिटिशनर दैट द वर्ड मोटिवेशन इज ड्राइव द वर्ड मोटिव, पिटिशनर का कहना है कि जो वर्ड मोटिवेशन शब्द है वो मोटिव से ड्राइव करता है, इसी से ये बना है, जिसका मतलब है नीड और डिज़ायर, आवश्यकता, इच्छा। तो इस तरह की बात है। जो NCERT की किताब हैं उन्हीं को लेकर विवाद है, क्योंकि NCERT ने इन क्वेश्चनों को सही माना है और अपनी किताबों में सही लिखा है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसका उत्तर ही चेंज हो गया है।
तो सोशल मोटिव की बात कही गई थी, तो सोशल मोटिव को देखा जाए तो यहाँ पर गौरव जो हिंदी में शब्द लिखा हुआ है ये भी सही है और आत्म गौरव भी ठीक है, तो दोनों में टाई हो गया है। तो हो सकता है इसमें भी ए या बी में आपको कॉमन नंबर ना मिलकर ए या बी ऑप्शन देखने के लिए मिला आंसर में कि किसी ने इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन लगाया है तो वो ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है, यहाँ पर सोशल मोटिव जो आता है वो हंगर और थ्रस्ट, वहाँ पर डिज़ायर माना गया है। डिज़ायर का मतलब है इच्छा, और इच्छा में भूख, प्यास, प्रेम सब होती हैं, तो तीनों ही विकल्प। तो इसमें अभी विवाद की स्थिति है कि इसमें कॉमन नंबर मिलेगा या ए और बी ऑप्शन में से किसी एक को माना जाएगा। हो सकता है इन दोनों में से किसी एक को माना जाए, लेकिन दिए गए विकल्पों में नीचे के तीनों ही सोशल मोटिव में आते हैं, लेकिन इस बात के ज़्यादा चांस हैं कि आपको इन दोनों में से कोई ऑप्शन देखने के लिए मिले। चलिए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो राजेंद्र प्रसाद हैं, हिंदी इंग्लिश में कितना अंतर है आप देखेंगे कि हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पर हिंदी में जो शब्द लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है इनमें से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो और यहाँ पे लिखा हुआ है केवल अध्यक्ष कौन थे, और इंग्लिश में लिख रखा है फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो दोनों में ही अंतर है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट प्रेसिडेंट कहेंगे तो इसमें ये नहीं बोला गया कि वो स्थायी हैं या अस्थायी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सही उत्तर है। लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो बच्चों ने यहाँ पर लगा दिया सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन कुछ एनसीईआरटी की किताबों में राजेंद्र प्रसाद को माना है क्योंकि वही स्थायी थे। तो बच्चों का कहना है कि हिंदी और इंग्लिश के वर्जन में जो प्रॉब्लम है, हमने इंग्लिश वर्जन मान्य होता है, हमने इसको मानते हुए आपने कब कहा कि स्थायी या अस्थायी, तो हमने पहले लगाए क्योंकि उनका भी तो नाम इतिहास में दर्ज है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का कार्यवाहक राजा भी तो राजा ही होता है। तो इस बात के ऊपर विवाद की स्थिति बनी हुई है, और हो सकता है कि यहाँ पर भी कॉमन नंबर आपको मिल सकता है, या ए और बी में से जौन सा ऑप्शन सही है वो आपको यहाँ पर नंबर दे दिया जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने लिखने की अक्षमता क्या कहलाती है? अब खाली पढ़ने की अक्षमता डिसलेक्सिया कहलाती है, लेकिन पढ़ने और लिखने की अक्षमता डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। तो विकल्पों में जो पिटिशनर ने दाखिल की है उसने यही कहा है कि जो पढ़ने, आप यहाँ पर यही चीज़ें लिखी हुई हैं। उन्होंने 2018 के टेट के एग्ज़ाम का भी एक वो दिया है उदाहरण कि आपने 2018 के टेट में सवाल पूछा है, क्वेश्चन नंबर 18 है डिसलेक्सिया क्या है, और आपने यहाँ पर ऑप्शन माना था बी प्रॉब्लम ऑफ रीडिंग, और ठीक है, और इस बात के ऊपर आर्गूमेंट भी करे गए हैं बार बार कि आपने इसको कैसे माना। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। जबकि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पढ़ने और लिखने की अक्षमता डिस्प्रैक्सिया है, तो यहाँ पर विवाद की स्थिति है। जिस बच्चे का इन दोनों में से सही होगा, बी या सी में से कोई भी ऑप्शन सही होगा, हो सकता है, क्योंकि जो मात्र यूजीसी पैनल है, यूजीसी पैनल वहाँ पर सही उत्तरों को बताएगी, चाहे वो डिस्प्रैक्सिया हो चाहे वो डिसलेक्सिया हो। लेकिन विवाद की स्थिति ये भी है कि ये बात पीएनपी के ऊपर निर्भर होती है कि पीएनपी उसको अपनी आंसर की को चेंज करेगा बी या सी में, या सभी को कॉमन नंबर देना चाहेगा, ये अधिकार पीएनपी को है। तो बात घुमा फिराकर लास्ट में पीएनपी के ऊपर ही आनी है, क्योंकि यूजीसी पैनल है और वो अपने उत्तरों को जांचेगा, जिनमें विकल्प केवल जो सही है वही निकलकर सामने आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में क्या लिखा हुआ है। इशू नोटिस द रेस्पोंडेंट नंबर 5, 6, 7 एंड द काउंसलर पिटिशनर डायरेक्ट बाय टेक स्टेप इन द पीरियड ऑफ 10 days एंड फ्रॉम द टुडे। पिटिशनर को 10 days से उसमें उसकी आपत्तियाँ मांगी जाएंगी आज से लेकर, एंड द रेस्पोंडेंट शैल बी 3 weeks द काउंटर एफिडेविट एंड द 12th of July। इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि एक हफ्ते में जो पीएनपी है वो अपनी रिपोर्ट यूजीसी को भेजेगा। इन क्वेश्चनों की एक फाइल बनाकर यूजीसी के पास जाएगी। फिर यूजीसी की टीम क्या करेगी, एक हफ्ता यहाँ पर लग गया, 7 दिन। फिर यूजीसी की जो टीम है वो एक हफ्ते में एक पैनल बनाएगी, एक बोर्ड बनेगा। वो बोर्ड में एक्सपर्टों की टीम होगी, एक मैनेजमेंट होगा, वो हर सब्जेक्ट का एक एक्सपर्ट शामिल होगा। एक हफ्ता उसको लगेगा।
फिर 2 हफ्ते में वो बोर्ड अपना जवाब बनाएगा। जवाब बनाने का मतलब ये है कौन सा बात सही है और कौन सी गलत है। तो 1 हफ्ता तो पीएनपी को यूजीसी के पास भेजने में, 1 हफ्ता ये और मतलब 4 हफ्ते हो गए, 28 दिन हो गए। यही कारण है कि उसकी 12 जुलाई डेट लगी है। लेकिन सरकार बीच में इन चीज़ों को तोड़कर उस पे से रोक हटवाना चाह रही है, और विवाद की स्थिति वहाँ से भी रोक हटने वाली नहीं है, क्योंकि विवाद की स्थिति जो है वो जायज़ है। हिंदी इंग्लिश क्वेश्चनों में ही अंतर देखने के लिए मिला है। आलोक माथुर जी की बेंच है। तो फ्रेंड्स, इस बात की भी प्रबल संभावना है कि कॉमन नंबर दिए जाएं, ना कि प्रश्न डिलीट किए जाएं। तो इसमें भी बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं। जैसे भी बात सामने होगी हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस नई अपडेटों के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।